Hello everyone, my name is Lalit Mamgai and I have been selected as Agriculture Field Officer in Canara Bank, and basically I'm from state Uttarakhand and I did my graduation in BSc Agriculture from Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology. So basically मैं यहाँ पर कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस साल डिफरेंट बैंक्स में एज ए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर फ्रॉम एग्री लर्नर टीम। तो बेसिकली काफ़ी खुशी होती है जब आपका ड्रीम पूरा होता है। काफ़ी लोगों का ये ड्रीम रहा होगा, काफ़ी लोग इस जॉब को एज अ प्लेटफॉर्म मानते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, अभी इस अपॉर्चुनिटी को किल करके आगे कुछ और अचीव करना है। एग्री लर्नर टीम के साथ हम यहाँ पर उन साथियों के साथ है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई रीजंस होते हैं सिलेक्शन ना होने के। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बात की, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हैं। वो दुख मैं समझ सकता हूँ जब आपका सिलेक्शन 0.1 मार्क्स से रुकता है, 1 मार्क्स से रुकता है। आप प्री क्वालिफाई करते हो, मेंस जाते हो, इंटरव्यू जाते हो, ओवरऑल मेरिट में जब बाहर होते हो तो उसका दुख मैं समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। तो काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट। तो आपका जो सिलेक्शन रुका है 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से या 10 मार्क्स से, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की। मैं वो चीज़ फील कर सकता हूँ कि काफ़ी लोगों की एज प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर एलिजिबल अप टू 30 ओनली। एज आई एम जनरल कैंडिडेट, सो आई एम टेलिंग अबाउट जनरल। हम 30 तक एलिजिबल होते हैं और काफ़ी बच्चे यंग एज में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, हु आर इन देयर अर्ली एज लाइक इन 21 और 22। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ, ना बहुत आपसे बड़ा हूँ। आई एम ऑफ 26, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। किसी को जल्दी चाहिए जॉब, किसी को कैसे भी निकालना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ और उनके पास चांसेस बहुत कम हैं। तो वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने खुद सोचा कि मुझे जो मिस्टेक्स हम लोग कमिट करते हैं या वो जो ब्रिज है उसे कैसे बिल्ड किया जाए। वो 2 मार्क्स का जो गैप है, 3 मार्क्स का गैप है, 0.1 मार्क्स का गैप है या 10 मार्क्स का गैप है, उसे कैसे बिल्ड किया जाए। तो इसीलिए हम आपके लिए एग्री लर्नर का प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग सीखे, जानें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको काउंसलिंग कराएंगे, आपको बताएंगे, आपको हेल्प कराएंगे कि कैसे अचीव करना है आपके टारगेट्स को, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एंड ऑल्सो फॉर अदर एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और सिर्फ एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा। जो माइंडसेट होता है एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सेम होता है। कोर्स डिफरेंट है, माइंडसेट सेम होता है। देखो दोस्तों, इसी माइंडसेट के साथ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, इवन आपके फ्रेंड्स, इवन आप भी अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप फिर से वही गलतियाँ दोहराएं, फिर से वही मिस्टेक कमिट करें या इवन कोई नई मिस्टेक कमिट कर बैठे। टू बी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में कभी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है, यही बनना है, इट वॉज नॉट लाइक अ ड्रीम जॉब, लाइक यही करना है। लाइफ में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही करना है, ये नहीं तो लाइफ ख़त्म। इन मंथ ऑफ जून आई जस्ट जॉइंड इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी फॉर माई PG कोर्स इन गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जब 2-3 मंथ बाद मेरा माइंडसेट चेंज सा हुआ, मुझे फील हुआ कि कॉम्पिटिटिव है काफ़ी इन्वायरमेंट, और इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इवन PhD होल्डर्स हैं, उन्हें खुद नहीं पता उन्हें आगे करना क्या है। क्योंकि हम जब बिना किसी माइंडसेट के साथ कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो हम आगे जाके खो जाते हैं, अपने में ही खो जाते हैं, करना क्या है कुछ पता नहीं। तो माइंडसेट करने के बाद मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ की। मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर इट वाज माय 3rd अटैम्प्ट, 4th अटैम्प्ट, इवन 5th अटैम्प्ट वाले भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं कि आप इसमें अपने 5 साल लगा रहे हैं। ईच ईयर इज़ वेरी प्रीसियस। आप 5 साल, 4 साल एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगा रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि वो फिर से रिपीट ना हो कि वो आपका 2 साल तीसरा साल बन जाए, तीसरा साल चौथा साल बन जाए, एंड सो ऑन। मैंने माइंडसेट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया,
टाइम टेबल सेट किया, और अपार्ट फ्रॉम हम कहते हैं ना कि वास्ट कोर्स है, या आई एग्री, वास्ट कोर्स है। मैं समझ सकता हूँ पेन जब आप रात के 2 बजे कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पूरी नोट्स बना रहे हैं, पूरी नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, और अचानक आपको ख्याल आता है कि मैं इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये हमें कुछ क्वेश्चंस देगा, क्या इनमें से क्वेश्चंस अराइज होंगे? यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी इंस्टीट्यूट से, ICAR की वेबसाइट से अपने यूनिक नोट्स प्रिपेयर किए, जो कि आप सब लोग करते होंगे, और हार्डली वो करीब 2 कॉपियाँ थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो 2 कॉपियाँ तो थी, लेकिन उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी वक्त लग गया, बिकॉज़ व्हेन वी यूज़ टू सर्च फॉर सम ऑथेंटिक मटेरियल, हम खुद से जाते हैं हर एक चीज़ के लिए, वेरीफाई करते हैं, तो टाइम लग जाता है काफ़ी। तो जब एग्ज़ाम दिया, देखा नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज अराइज फ्रॉम देम, तो कुछ लोग होंगे इतना मेहनत किया सब वेन में गया। ऐसा नहीं है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर वहाँ से आ जाता तो ऐसा नहीं होता। हमें वास्ट सिलेबस देख के हम कहते हैं इसको छोड़ना है, इसको पढ़ना है, हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं इसको करना है, इसको नहीं करना है। दैट इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह लोगे कि इतना कैसे होगा मुझसे? आपको इतना कोर्स कवर भी नहीं करना है और साथ में आपको सिलेक्शन भी लेना है। आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन पोमोग्रेनेट का, बनाना का या मैंगो का बॉटनिकल नेम, ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्शन नहीं करवाने वाले, ये आप जान लो। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी है मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपको यही चीज़ बताने के लिए एग्री लर्नर प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स कमिट ना करें और जो ब्रिज है वो बिल्ड हो सके। जैसे पहले के टाइम पे वॉरियर्स वगैरह होते हैं ना, राजा, वो लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं पहले। मतलब आप फील्ड में जा रहे हो तो उससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस करोगे, लड़ाई से पहले लड़ाई की प्रैक्टिस करोगे। वैसे ये भी एक कंपटीशन है, ये भी एक लड़ाई है, फील्ड में नहीं है, लेकिन वही फील्ड को आप एग्जामिनेशन हॉल मानो। वहाँ पर लैक्स ऑफ कैंडिडेट है, वहाँ वो तो बहुत कम को हराते थे, यहाँ पर तो लैक्स ऑफ कैंडिडेट हैं। तो आप उनको हरा के आगे आ रहे हो, यू आर ऑल्सो वॉरियर। तो आपको उनको हराने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान आई यूज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली इन दिस मैटर। प्रिपरेशन के दौरान मेरी जो सबसे बड़ी कमी रही, मेरे को एक अच्छा प्रिपरेशन का मटेरियल तो काफ़ी सोर्सेज से मिला, लेकिन कंपटीशन के लिए, उस एग्जामिनेशन हॉल के लिए एक कोई बेटर, कुछ और बेटर कहते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली। टेस्ट सीरीज़ इट वॉज लैकिंग एवरीवेयर। आप जब मैदान में जा रहे हो, कंपटीशन के माहौल में जा रहे हो, आप बैठ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस भी आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने प्रैक्टिस की है, इरेलेवेंट क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो माइंडसेट भी आपका उसी इरेलेवेंट क्वेश्चंस की तरह दौड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन को भी आप घुमा के देखोगे, वर्टिसॉल्स पूछ रहे हैं तो उसमें भी दिमाग लग रहा है, यार गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा या मध्य प्रदेश होगा। इतना सोचना क्यों है भाई? मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को। तो यही जो ब्रिज है, ये जो प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते होंगे, तो इसी चीज़ को हम एग्री लर्नर टीम रिकवर करने के लिए इस बार आपके साथ आए हैं, आपको साथ लेकर चलेंगे और इंश्योर कराते हैं कि आपके लिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज़ का मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, which is going to be very helpful for you for your further preparation, not only for agriculture field officer exam but also for state exams। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। बिकॉज़ अभी कुछ टाइम बाद, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। एक नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का, तो अगर आप उसकी टेस्ट सीरीज़ भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे इनबॉक्स कीजिए, मैसेज में बताइए कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम उस पर वर्क करेंगे। अब हमें पता तो है 100 क्वेश्चंस विल कम इन दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम। आई एम आस्किंग अबाउट असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम, AA एग्ज़ाम। पर ये नहीं पता पढ़ना क्या है, और पढ़ते हैं तो कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब रटूनिंग किस्म होती है, ये तो हर कोई कर लेगा ना। बाकी क्वेश्चंस जो रैंक आपकी डिसाइड करेंगे, वो क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं।
तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट टेस्ट मटेरियल, स्पेशली दिस ईयर वी आर वर्किंग, और आपको गाइड करने के लिए हमेशा यहाँ पर हैं। और आगे आपको इसी सीरीज़ में अपनी स्ट्रेटजी के साथ बाकी चीज़ें भी बताते जाएंगे। आप प्लीज़ बताइए अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स सेक्शन में पूछिए, आपको जहाँ पर दिक्कत हो रही है। चलिए दोस्तों, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो कि है सिलेक्शन। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी साथ वाले अवेयर होंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। मैं एक बार फिर भी ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं है क्या पैटर्न है, ये पैटर्न काफ़ी डायनामिक है। आगे चेंजेस होने वाले हैं 2021 में। देखिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आती है। अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं, तो अगर वो चीज़ अगर अप्लाई होती है सिस्टम में, तो पैटर्न कुछ और होगा। खैर फ़िलहाल इस साल सेम पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, जिसमें एक एग्ज़ाम प्री का, सेकंड फिर फेज़ आपका मेंस का, देन इंटरव्यू, देन फाइनल मेरिट। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए प्री निकालना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो मेन प्री में बस आपके क्वालिफाइंग है, मेन आपका मेंस का स्कोर है, वही कंट्रीब्यूट कराएगा आपका, वही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। डाउटफुल सिलेक्शन से बहुत बेटर है कि आप मेंस में इतना स्कोर कर लीजिए, एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए कि इंटरव्यू में एटलीस्ट 50% भी मार्क्स आए, अबाउट 10 आउट ऑफ 20 भी आए तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ रहती है जहाँ पर हमारा स्कोर इस स्टेज पे रहता है, इस मार्जिन पे रहता है, उस बॉर्डर लाइन पे रहता है, जहाँ हम छोड़ भी नहीं सकते, क्विट भी नहीं कर सकते, और एक्सपेक्ट करने में भी बहुत डाउट होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि मेंस में आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ कि इंटरव्यू का कोई भय ही ना हो, कोई डर ही ना हो। अब देखिए मेन मुद्दा प्रिपरेशन के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि मेंस का एग्ज़ाम, मैं प्री की अभी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, उसके लिए हम आगे सेशन रखेंगे कैसे क्लियर करना है। अभी फ़िलहाल मैं मेंस के लिए स्ट्रेटजी बनाऊँगा, क्योंकि जो मेन रोल है सिलेक्शन का, ये आपका मेंस के स्कोर ही आपका रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मैं मेंस के लिए बात करना चाहूँगा फ़िलहाल। आगे उसके लिए हम रखेंगे सेशंस, इंटरव्यू और प्री एग्ज़ाम के लिए। मेंस का एग्ज़ाम इतना डायनेमिक है, मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोर्स तो बिल्कुल प्रोवाइड किया नहीं है IBPS ने। हम लोग बस एनालाइज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, या सुना भी होगा कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आज तक नहीं आए, मतलब फ़िलहाल तो क्वेश्चन पूछे नहीं है ऐसे, लेकिन जब से आने लगेंगे तब से फोकस भी होगा। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख के एनालिसिस करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यही तो हम मिस्टेक करते हैं। IBPS वो चीज़ को फॉलो करता ही नहीं है, और करेगा भी तो इस तरीके से करेगा कि आप बिल्कुल इस सोच में पड़ जाओगे, एग्ज़ाम जब दे के आओगे बोलोगे इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने गलत कर कैसे दिया। जैसे इस साल का लगाओ, इससे लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था, एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो पेपर इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उससे पहले ऐसे पूछते नहीं थे करंट अफेयर्स से, स्कीम से कम क्वेश्चंस थे। तो इस साल का जो एग्ज़ाम था, आपको बिलीव नहीं होगा, इतना बेसिक एग्ज़ाम था, फिर भी इतने टैलेंटेड बच्चे, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, जिनकी बेसिक एग्रीकल्चर इतनी अच्छी है, वो जब एग्ज़ाम देके आए होंगे बाहर, तो वो सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी मिस्टेक मैंने कमिट कैसे कर ली। यही तो खेल है गेम का। वो जो 45 मिनट्स मेंस में मिलते हैं ना, आपको जो एग्ज़ाम नहीं दे के आए हैं उनको बस क्वेश्चंस दिखते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्वेश्चंस दिखते हैं। आप जब मेंस एग्ज़ाम में जाओगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, लैंग्वेज है, वो इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी रखी जाती है। उनमें उनकी मिस्टेक नहीं है। सेम लैंग्वेज देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IBPS वो लैंग्वेज पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग इसलिए क्योंकि उससे एक चीज़ में बायस नहीं है कि एक चीज़ डोमिनेट नहीं कर रही। यहाँ पर कोई भी डोमिनेट कर सकता है। आप किसी को नहीं कह सकते ये बंदा सिलेक्शन नहीं ले सकता, इसका नहीं हो सकता, ये तो कुछ और पढ़ते रहता है, इसका स्ट्रेटेजी अलग है, या इसका कुछ है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है, उस चीज़ को कवर करना ही पड़ता है।
जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है तो बेसिकली मैं फोकस करूँगा, पहले एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंडर में भी काफ़ी है, एग्रोनॉमी का कोर्स है, एंटोमोलॉजी पढ़ोगे आप, एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तब आप सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस पुटअप होंगे कि नहीं होंगे। मेन फोकस IBPS ने आज तक इन 2 सब्जेक्ट्स पे ही किया है। जैसे एग्रीकल्चर में मैं बता रहा था पहले, एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, एग्रोमेट्रोलॉजी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं, मैं तो सोचता था एक बार के लिए कि एग्ज़ाम में तो एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स आता है जो कि 4 ईयर का कोर्स है, फिशरीज़ का भी एक पार्ट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में अराइज, वो भी 4 ईयर का सिंगल कोर्स है, सेपरेट कोर्स है। एनिमल हस्बेंड्री आपको पता ही है, वो तो एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा वास्ट है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अपने में 4 ईयर का कोर्स है। तो अगर मिलाया जाए तो आप ये बोलोगे कि 2-3 महीने में, 3-4 महीने में इतने सालों का कोर्स जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो हम कैसे कवर कर लेंगे। मैं आपको मेंस का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैं मेंस के जब एग्ज़ाम में बैठा था, मेरे दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट, दोनों के दोनों जो मैम थी वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से थी। प्री तो क्वालिफाई होगा, जब मेंस में आई, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब फिर से आपका स्कैनिंग हो रही थी, तो दोनों मैम एक दूसरे का चेहरा देख रही हैं और कह रहे थे कि हमें मजाक के लिए बुलाया क्या यहाँ। तो यही होता है, ये एग्ज़ामिनेशन को यहाँ पैटर्न इतना डायनेमिक है कि कुछ भी नहीं कह सकते। इस साल पूरा एग्रीकल्चर है, अगले साल कुछ एग्रीकल्चर डाल सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डाल दिया। फिर उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं यार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लास्ट टाइम आया नहीं था, इस साल हमने पढ़ा नहीं, आज इस बार आ गया। या लास्ट ईयर एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स काफ़ी आया था, तो इस साल सबके सब एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स में लगे थे, पूरा जोर नाबार्ड के नॉर्म्स में था। और इस साल सबको ऐसा शौक लगा कि सबको पता है इस बारे में कि जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो इतना डायनेमिक है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बस आप एक ही काम कर सकते हो, वो हार्ड वर्क। जब हम यहाँ पर आए हैं एक प्लेटफॉर्म लेके आपको गाइड करने के लिए, आपको हार्ड वर्क करवाने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा, ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। तो फाइनली आप एक ही सवाल करेंगे कि अब करना क्या है, सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है। बस करना ये है कि जो मिस्टेक्स, अगर आप फ्रेशर हैं तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ जो ब्रिज है, जिस गैप की मैं बात कर रहा था, आप उनमें हैं, तो करना ये है कि जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो कमिट नहीं करनी है। और जो करने की कोशिश करने वाले हो या सोच रहे हो करने की, वो तो बिल्कुल भी अवॉइड करो। करना ये है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और एक सवाल खुद से पूछिए, जब आप एग्ज़ाम में गए थे तो आपने कंप्लीट फोकस, एक कोई ना कोई 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, इधर इट वुड बी एग्रीकल्चर और इट वुड बी एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी ऐसे 2 या 3 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, आप उन्हीं पे बिल्कुल डोमिनेट हो गए। वो सब्जेक्ट्स ने बिल्कुल आप पे, आपकी कमांड अच्छी खासी होगी उन पे। लेकिन अगर मैं बाकी एलाइड, देखिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो कहते हैं ना, ये वही है। एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसी पे फोकस्ड है। इसका मतलब चाहता क्या है IBPS आपसे, वो चाहते हैं कि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड तो हो ही, लेकिन साथ में अंडरस्टैंडिंग हो। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ को मैं कोरिलेट करता हूँ। मुझसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था श्रिम्प्स कल्टीवेशन का। मैंने फिशरीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ी इस ईयर। अगर फिशरीज़ से क्वेश्चंस आ जाते तो आई वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन, और वहाँ मुझे रिग्रेट फील होता। इट वॉज माई लक, कह सकते हो इसे लक, कि इस साल फिशरीज से एक क्वेश्चन नहीं था। तो श्रिम्प्स कल्टीवेशन का जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बोला कि सर आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर, आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो उन्होंने बोला कि यू डोंट वांट टू गिव योर कंट्रीब्यूशन इन ब्लू रिवोल्यूशन। तो क्या जवाब दोगे आप? इसका मतलब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं आप एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पर आपका फोकस रहे, क्योंकि आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने जा रहे हो। जो लोन प्रोवाइड होते हैं, जो सब्सिडीज़ मिलती हैं, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं आती हैं। वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, वो हनी बी वालों के लिए भी आती है, फिशरीज सेक्टर के लिए आती है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए आती है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वालों के लिए आती है। तो आपकी कमांड हर एक सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए यहाँ पर।
यू वोंट बिलीव, मुझे तब भी रिग्रेट हुआ जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया, तो तब भी मैंने एक बार के लिए सोचा मुझे फिशरीज एटलीस्ट पढ़ लेनी चाहिए थी। मैं सिर्फ फोकस किया एग्रीकल्चर पे इसलिए फोकस किया क्योंकि मेन एग्रीकल्चर का है, तो आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस यू मे एक्सपेक्ट 25 ऑल्सो। अगर आप जनरल एग्ज़ाम की अगर बात करो तो इतने क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से बनते ही हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं कि अगर मार्जिन बॉर्डर पे हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर गुड इंटरव्यू स्कोर कि अगर इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलेंगे तभी मेरा होगा, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। बी कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम दो कि इंटरव्यू की टेंशन ही ख़त्म। बस जाओ, अपना बेस्ट करके आओ और अच्छा एक्सेल करो, स्कोर करो। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हम अब काम करेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम काम करेंगे, हम आपके लिए गाइडेंस लेके आए हैं। जहाँ आपको दिक्कत होगी आप प्लीज़ शेयर करिए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत है। बाकी आपका सपोर्ट मिलते रहेगा और मैं आपको अश्योर कराता हूँ इस ईयर के एंड में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, चाहे स्टेट के हैं या चाहे IBPS के हैं, तो हम आपको इतना तो इंश्योर कराते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस, मैंने बात की थी रणभूमि में जाने से पहले आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाले हैं, लेके आएंगे। बस आप सपोर्ट करिए, ये सब आप ही के लिए है। आप बस आगे सुनने से पहले कमिटमेंट कर लीजिए, इस साल डेफिनेटली मेरे को सिलेक्शन लेना है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, थर्ड फोर्थ नहीं होना चाहिए, या फोर्थ फिफ्थ नहीं होना चाहिए, या जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो ये मान के चलिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन इंश्योर होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब कमिटमेंट होगा। आप खुद पे सोचिए आपने कितने एफर्ट्स किए, और एफर्ट्स से आप उस चीज़ को कनेक्ट कीजिए, कोरिलेट कीजिए कि आपको कितना मिला। हमेशा इंसान क्रिटिसाइज़ करता है सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, कि वो गलत था, ये गलत हो गया, यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, ये नहीं हुआ, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम में क्या कमी रही। तो उन कमियों को देखिए और हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने भी वो की, हम भी करते हैं। मैंने भी पहले बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ह्यूमन नेचर है। तो बस स्ट्रेटजी का मेन पार्ट आज का ये है कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि हमें कुछ भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करना है। पहला नोट कर लीजिए, हमें कोई भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, मैंने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए, बस मैं लग गया एग्रीकल्चर पे, एग्रोनॉमी पे, सॉइल साइंस पे, हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पे, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के, फॉरेस्ट्री पे, दैट्स इट, हो गया मेरा काम। नहीं, या थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपने अगर एनिमल हस्बेंड्री के देख लिए तो थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री पढ़ ली। एनिमल हस्बेंड्री में भी पढ़ने के बहुत सारे, मतलब कह सकते हो ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फंडा ये है, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। उन्हें पता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है। एक जो रिपीटेड कहते हैं ना, ब्रीड से क्वेश्चन तो आने ही आने, जैसे इस साल है ये ब्रीड से क्वेश्चंस। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे नेम हो गया, ब्रीड से क्वेश्चंस बनते हैं। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ आई, वैक्सीनेशन से आते हैं क्वेश्चंस। अब इसको पढ़ना कैसे है, कोरिलेट करके पढ़ना है, वही चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। एग्री लर्नर प्लेटफॉर्म आपको ये बताएगा कि आपको कोरिलेट करके कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, माना आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक पढ़ा, अब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड देखिए कौन सी स्कीम्स आई है। उससे क्या होगा, उससे आपका टॉपिक तो कवर भी हो रहा है, साथ साथ में आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, और एक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। IBPS यही तो चाहता है कि आपकी सब्जेक्ट में कमांड के साथ अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल, एंटोमोलॉजी से क्वेश्चंस थे, तो एंटोमोलॉजी से क्वेश्चंस ऐसे फैक्ट वाले नहीं थे कि कोलियोप्टेरा के इस ऑर्डर में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था। आ सकते हैं, इट मे अराइज, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चंस वेर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग। दोज वेर बेस्ड ऑन डैमेज सिम्टम्स। लाइक सोचो, कौन सोचेगा इतना कि डैमेज सिम्टम्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर आ रहे हैं। सोचो, काफ़ी डायनेमिक पैटर्न है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेन मुद्दा आज का ये है कि सिलेक्शन के लिए पहली स्ट्रेटेजी ये है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आप बोलोगे इतना सारा कवर कैसे हो जाएगा, सब हो जाता है। आप एक प्रॉपर प्लान कीजिए,
अपने जो टाइम टेबल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वो कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बस इस बार अगर AFO निकालना है, AFO बनना है, ये मान लीजिए कुछ नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों आप ये मुझसे बोलोगे कि सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू कवर कंप्लीट सच अ वास्ट कोर्स इन लिमिटेड टाइम? पॉसिबल है, इसीलिए तो एग्री लर्नर टीम यहाँ पर है आपको वो चीज़ बताने के लिए, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, वो गाइडेंस के लिए। हम आपका साथ मिलेगा, हम आगे आपकी पूरी सहायता करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये चीज़ ठान लीजिए कि इस बार निकालना है, कमिटमेंट करना है और ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए देखिए जैसे हॉर्टिकल्चर में मैंने मैंगो पढ़ा। अब जब मुझे पता है मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है, उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है या बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो जब मुझे ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ तो क्यों मैं बार बार उसी पे घुसता हूँ? क्यों मैं अपने 5-10 मिनट उसी टॉपिक पे दोबारा फिर से जब मैं रिवाइज़ करता हूँ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पे, मैं दोबारा फिर से आता हूँ, मैं क्यों बार बार अपना जो प्रीशियस टाइम है उस पर वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्यों ना मैं वो टाइम जब मैं कल्टीवार पढ़ता हूँ, माना मैंने रत्ना पढ़ा, सिंधु पढ़ा, मल्लिका पढ़ा, रुमानी पढ़ी, तो जब मुझे पता है ये कल्टीवार हैं ऑलरेडी और मुझे पता है इनके क्रॉसेस पता है, तो क्यों ना मैं एक बार देख लूँ हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट्स पे, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पे देख लूँ कुछ नए कल्टीवार्स तो नहीं आए हैं। यही तो क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस? तो क्यों ना मैं देख लूँ कि इनके अलावा कुछ और तो कल्टीवार्स नहीं है जो मेरे छूट रहे हैं और जो बुक्स में नहीं है। तो इससे क्या होगा अगर आप ऐसा हर एक टॉपिक में करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, आपको राइस के बारे में बेसिक चीज़ें सब पता है, तो क्यों बार बार उसी राइस में आप घुसे पड़े हो? अगर आपका शुगर केन अच्छा नहीं है या कंप्लीट नहीं किया आपने, आप शुगर केन कीजिए। आपका पोटैटो नहीं है, आप पोटैटो कीजिए। अगर पोटैटो शुगर केन सब कंप्लीटेड है तो पी कीजिए, चिक पी कीजिए, पर वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपकी क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। हम उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी हमें। अब आप बोलोगे रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो मेरे भाई रिवीजन उतना ज़रूरी है जितने में आपको आपका क्वेश्चन बन जाए वहाँ। अब मुझे मैंगो का बॉटनिकल नेम पता है ऑलरेडी, अब मैं उसको 50 बार थोड़ा ना रिवाइज करूँगा दिन भर। तो यही चीज़ है, उतना रिवाइज कीजिए जितना आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है। अपना टाइम उस पर वेस्ट ना कीजिए। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट वहाँ कर रहे हो जब आप, जैसे कोई नई ब्रीड है, माना कोई काऊ की नई ब्रीड आई है, तो नई ब्रीड आपने जानने की कोशिश की, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया नई ब्रीड जानने के लिए। ऑलरेडी आपको पता है कोई काऊ की रेड सिंधी है, आपको उसके बारे में सब पता है, तो क्यों उसको पढ़ने में अपना बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक बार हल्का सा एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ ठीक है ये ब्रीड है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गिर है, रेड सिंधी है, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, बस हो गया, कंप्लीटेड। अच्छा मैं देखता हूँ एनिमल हस्बेंड्री की कुछ देखता हूँ, कुछ नई नई ब्रीड्स तो नहीं आई हैं। तो यहीं से तो क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप इतना टाइम अगर हर एक सब्जेक्ट में बचा लेते हो, आप सोच रहे हो कि 5 मिनट बचा के क्या होगा? 5 मिनट एक सब्जेक्ट में बचा रहे हो, 10 मिनट में आप 10 मिनट्स एक में बचा रहे हो, 20 मिनट्स दूसरे में बचा रहे हो, तो ऐसे करके आप अपने कई आवर्स बचा सकते हो। और वो आवर्स वो प्रीशियस आवर्स है, काफ़ी टाइम लिमिटेड है, हम ये चीज़ समझते नहीं हैं। और वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, वो टाइम आप अपने प्री के एग्ज़ाम के लिए लगाइए या किसी और एग्ज़ाम के लिए लगाइए, किसी और ऐसे सब्जेक्ट्स को दीजिए जो आपके अच्छे नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिशरीज़ है तो उसको आप फिशरीज़ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स आपकी वीक है या आपने नहीं की है तो आप उस पर दीजिए। आप क्यों बार बार एक ही चीज़ को रिपीटेड बस उसी में घुसे पड़े रहते हैं? तो दोस्तों अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि जो मैंने 2 पॉइंट्स पहले बताए थे, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि यू डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट। सेकंड है कि चीज़ को इतना रिपीट नहीं करना है कि वो इन्वेस्टमेंट के बदले आपका वेस्टेज बने, वो टाइम आपको सेव करना है। अब मैं इसी चीज़ को कोरिलेट करते हुए थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपके टाइम को सेव करेगा आगे। थर्ड पॉइंट है कि आपको टारगेट सेट करना है। लाइक टारगेट कैसे सेट करना है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एग्रोनॉमी में आपने कुछ बुक उठाई और आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने पढ़ा, आपने राइस पढ़ा, वीट पढ़ा, फिर अचानक आपका मन नहीं कर रहा, आधा वीट छोड़ा आपने, फिर आप पहुंच गए एनिमल हस्बेंड्री में। आप वहाँ पर ब्रीड्स पढ़ने लग गए या कुछ डिजीज़ेस पढ़ने लग गए, फिर आपका मन नहीं लगा, आपने उठा के छोड़ के फिर आप
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आ गए। तो ऐसे नहीं होगा, आपको फोकस्ड रहना है और टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ने स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्रोनॉमी पढ़ने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं टारगेट बनाऊँगा कि भाई अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे किसी भी हाल में एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट टारगेट सेट कीजिए। लाइक राइस कंप्लीट करना है, वीट कंप्लीट करना है, मेज़ कंप्लीट करना है, शुगर केन कंप्लीट करना है। 4 टॉपिक मैं क्लियर करने के बाद ही उठूँगा, उससे पहले नहीं उठने वाला मैं। बाकी जो दूसरे टॉपिक हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, उस पे आप जब तक वो टारगेट्स कंप्लीट ना हो ना जाएं, क्योंकि एक रिदम होता है, एक फ्लो होता है, वो माइंड में वही चीज़ें घूमते रहती हैं। आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, अचानक फिर आप स्विच करोगे एनिमल हस्बेंड्री में, फिर थोड़ी देर बाद आप स्विच करोगे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, तो मेरे को लगता नहीं है वो आपके दिमाग में कहीं पर बैठेगी चीज़ें। तो टारगेट सेट कीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, उसको अचीव कीजिए। जब 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया 5 मिनट्स का, उसके बाद फिर आप अगर मन लग रहा है तो ठीक है, वरना फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दीजिए। लाइक हॉर्टिकल्चर में आपने मैंगो पढ़ा, बनाना पढ़ा, पोमोग्रेनेट पढ़ा, तो ये टारगेट सेट कीजिए, एक टारगेट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। टारगेट के साथ करोगे तो टाइमली कंप्लीट होगा। तो हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट रिपीट नहीं करनी है। रिपीट समझ रहे हो ना, मैंने बताया था पहले, इन्वेस्टमेंट करना है, वेस्टेज नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज कोर्स इज़ वेरी वास्ट। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट यू हैव टू सेट टारगेट सेट करो, उसे अचीव करो, टारगेट सेट करो, उसे अचीव करो। ऐसे नहीं आप कुछ भी पढ़ने बैठे और बस फिर मन नहीं लगा फिर कुछ और उठा लिया, ऐसे नहीं। एक रिदम होता है उस चीज़ को अटेन करने का, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ टेबल्स होंगे, कुछ डाटा होगा, उसको रिटेन रखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि ये टॉपिक पहले मैं कवर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं स्विच करूँगा किसी नेक्स्ट टॉपिक में। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप टारगेट सेट करते करते अपने सिलेबस को आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी जब यू वुड बी लाइक आप 80% ऑलमोस्ट 80% आप ऑलरेडी सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। मीन्स दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट मॉक टेस्ट। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा मैं उसी में मॉक स्टार्ट करता हूँ, या पढ़ा भी मैंने, वो टारगेट को कंप्लीट किए बिना, अच्छे मतलब सही से उसको रिटेन किए बिना मैंने उसका मॉक दिया। फिर बोलते हैं हमारे मॉक में मार्क्स नहीं आए, या मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं है। आपको क्लियर है वो टॉपिक, आप एक रिदम बनाइए, पहले एक पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद मॉक में जाइए। फॉर एग्जांपल आपको हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, माना वो मॉक टेस्ट आपका टूर्नामेंट है, कोई गेम का, क्रिकेट का आपका टूर्नामेंट है, और आपका जो मेंस एग्ज़ाम है जो आप दोगे नेक्स्ट ईयर, वो आपका वर्ल्ड कप है। तो आप जब टूर्नामेंट में जाओगे तो कुछ प्रैक्टिस करके तो जाओगे, कुछ सीख के तो जाओगे ना। यूँ नहीं कि कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख के गए और टूर्नामेंट में खेल के आ गए, प्रैक्टिस हल्के फुल्के की और टूर्नामेंट में खेल के आ गए, ऐसा नहीं होता। पहले आप 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कुछ आपको आएगा, कुछ रिटेन होगा, कुछ नॉलेज होगी, तभी तो मॉक टेस्ट आप अपीयर करोगे ना। बच्चे क्या करते हैं मैंने देखा, और मैं भी उनमें से ही हूँ, टॉपिक पढ़ा नहीं, बिना टॉपिक के बेवजह टेलीग्राम में घुसे पड़े हुए हैं, दिन रात वहीं पर क्लिक कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। अरे बेवजह अपना समय वहाँ पर, जो एक बहुत प्रीशियस टाइम है आपका, वहाँ टेलीग्राम में अब आप बोलोगे प्रैक्टिस होती है। अरे प्रैक्टिस तब होगी जब आपको नॉलेज होगी। आप बिना नॉलेज गेन किए हुए आप वहाँ पर टिक मारते हैं, वहाँ क्वेश्चंस गलत होते हैं, अपने माइंड में फिर वो चीज़ बर्डन लेके चलते हो कि हो नहीं रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। कैसे होगा? पहले आप कोर्स को कंप्लीट कीजिए, एटलीस्ट 80% कोर्स अक्टूबर तक कंप्लीट कीजिए, नवंबर में तक साथ में और कोर्सेज को लेते लेते मॉक स्टार्ट कीजिए। फिर तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सभी को, बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के, एटलीस्ट 80% जब आपको लगेगा कि कोर्स हाँ मेरा ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, कुछ हिस्से बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मॉक पे आइए। उससे क्या होगा? उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं मॉक दे सकता हूँ। आपने 2 टॉपिक किए नहीं और 4 टॉपिक का आप मॉक देने वहाँ पर बैठ गए और अपनी रैंकिंग आप चेक कर रहे हो, तो ऐसे में समझ रहे हो आप, ऐसे में नहीं हो पाएगा। आप पढ़िए, अभी अच्छे से पढ़िए, पूरा एफर्ट्स लगाइए, अक्टूबर नवंबर तक आप अपना
पूरा का पूरा सिलेबस 80% 90% तक क्लियर कीजिए। उसके बाद हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म, वी एग्री लर्नर टीम, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए। बिना एफर्ट्स किए अगर आप मॉक दे रहे हैं तो यूज़लेस है। आपको नॉलेज है तो आप कॉम्पीट कीजिए, वहाँ आप प्लेटफॉर्म में आइए। वो ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर आप कॉम्पीट कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप एटलीस्ट अपना 80 to 90% जो कोर्स है वो कंप्लीट करिए। उसके लिए हम आगे सेशंस रखेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना है सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे भी इस सीरीज़ में वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जो आपका 5th पॉइंट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज मैं इसको प्रीलिम्स एग्ज़ाम को के साथ साथ इसको मैं मेंस के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, और कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है वो बताने मैं आपको जा रहा हूँ। पहली बात मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिनका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश उतना सही नहीं है, जिनका अच्छी प्रैक्टिस है उसके लिए अच्छा है, लेकिन जिनका उतना सही नहीं है तो आप ये मान के चलो कि 1 मंथ पहले आप स्टार्ट कर दो अपना मॉक टेस्ट सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए है, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन पहले प्रीलिम्स के लिए फोकस करना, साथ साथ में 1 मंथ पहले बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स, और अपने टाइम को डिवाइड करिए। मैंने बोला ना, टारगेट सेट कीजिए, उसे अचीव कीजिए। तो मैंने बोला नवंबर तक आपका 80% 90% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी को कोरिलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब 80% 90% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर रिमेनिंग 15 और 20% कोर्स यू डोंट हैव टू गिव योर होल डे। तो वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आप प्रीलिम्स के लिए करोगे। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यू कि नवंबर तक आप सब कंप्लीट कर लीजिए ऑलमोस्ट, फिर आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए। वहाँ पर दिन में आप 2 मॉक, यानी कि 2 आवर्स का एक होता है, तो 4 घंटा प्रीलिम्स को दे रहे हो, 2 घंटा उसके एनालिसिस में लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप जो मॉक दे रहे हो उसको मॉक दे के पटक देते हो नहीं, आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, कौन से सेक्शन में आ रही है, कौन से सेक्शन से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं 4-5 साल से। हम आगे सेशन में बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पीओ की बात भी कर रहा हूँ, मैं पीओ का एग्ज़ाम भी देके आया था एंड माई स्कोर वॉज 56 एंड कट ऑफ वॉज 59। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था तब भी। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि प्रीलिम्स उतना टफ नहीं है। मीन्स पीओ का वास्तव में टफ होगा, मैंने कभी अपेयर नहीं किया, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिए, आप प्रिपरेशन कीजिए। तो प्रीलिम्स को ऐसा हवा बना रखा है कि ऐसा नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा? आपको 2 घंटे मिल रहे हैं और वो भी सिर्फ 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसमें से भी सब नहीं करने हैं। आप 50 से आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करके आते हो विद 80 to 90% एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली यू गोना सेलेक्ट इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अब मैं एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है दिसंबर एंड में, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली मुझे तो 2 हफ्ते मिले, मतलब उसके रिज़ल्ट के बीच में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रिज़ल्ट आने तक सबके दिमाग में एक ही रहता है, होगा नहीं होगा। आप ये चीज़ को बहुत दूर रखिए, होगा नहीं होगा। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम, अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखिए, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम से बाहर आओ ना, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओ, तो भाई साहब आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक ऐसी स्माइल जो आपके दिल से बोले कि भाई प्रीलिम्स तो हो रहा है मेरा, प्रीलिम्स की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाके डिस्कस करना ही नहीं है। डिस्कस करोगे तो 4 डाउट होंगे, फिर डाउट होगा भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हो रहा है नहीं हो रहा है के चक्कर में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने और प्रीलिम्स के रिज़ल्ट तक के जो 7-8 दिन होते हैं ना, वो पूरे वेस्ट होते हैं। और बाद में जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तब हमें देन वी यूज़ टू रियलाइज़ हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि हार्डली हमें 2 हफ्ते मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उसमें भी 1-आध दिन आपको ट्रैवल करना पड़ता है एग्ज़ाम से पहले। तो इसीलिए अपना टाइम सेव कीजिए। आपको पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप अपना टाइम सेव कीजिए। आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखिए कि कोई सवाल ही नहीं उठा, मतलब आपके दिल में ऐसी कोई शंका ही ना हो, कोई डाउट ही ना हो कि आप ये बोले कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अपनी प्रिपरेशन इस लेवल पे रखिए। मॉक टेस्ट में 60 पार मारिए, आउट ऑफ 125 मार्क्स 60 पार, इतना टारगेट रखिए। मॉक दोगे तो डेफिनेटली होगा। और कौन कौन से मॉक्स फॉलो करने हैं, काफ़ी हैं। मैं पर्टिकुलर किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जितना एज मैनी एज मॉक यू कैन गिव। मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक्स परचेस किए थे।
अरे 50,000 की नौकरी के लिए 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए इन चीज़ों में आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मॉक इसका लूँ या उसका लूँ। अरे सारे लो और मॉक की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल आपको आपका करियर का सवाल है यहाँ पर। ये 400-500 रुपये के चक्कर में आप बिल्कुल अपने करियर को दाव पे मत लगाइए। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। तो इसीलिए बस यही बोलूँगा कि प्रीलिम्स के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि जब उसका एग्ज़ाम जब बाहर निकलो ना, तो एक फेस पे एक अलग ही स्माइल हो और एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आओ कि उसी रात से मेंस के लिए तैयारी करनी है। उससे क्या होगा, उसके जो आपके रिमेनिंग 6 डेज होंगे ना, 7 डेज होंगे। मेरे साथ यही हुआ इस बार। हमारे पास मेंस के प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में हार्डली वी वेर हैविंग अबाउट 14 डेज। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम को अगर एक्सक्लूड कर दूँ तो हमारे पास सिर्फ 14 डेज थे। तो 14 डेज में आप क्या क्या करोगे, बहुत प्रेशर होता है उस वक्त। तो मतलब जब आप निकलते हो ना बाहर, तो आपके दिल में यही होना चाहिए कि भाई मेरा तो हो रहा है। सोचना नहीं है इसमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सोचिए कि भाई ये मेरा निकल रहा है, इतनी प्रैक्टिस की थी, कहाँ आई है वो काम। और प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तो लगनी थी ना, तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो अंदर से एक फीलिंग आएगी, यार भाई प्रीलिम्स से पहले जो 7-8 दिन थे रिजल्ट से पहले, तो वो मेरे वेस्ट नहीं हुए, वहाँ मैंने कहीं ना कहीं कुछ कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है, क्योंकि वही आपको रैंक दिलाएगा, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स से एक आध हफ्ते पहले तक जो माइंडसेट होता है, एक हफ्ते तक तो फिर आप भूल जाइए मेंस, सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस का क्या करोगे। मेरे काफ़ी साथी हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से भी होंगे जो पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, जो तो इंडिया टॉप भी कर सकते थे। मैं ये नहीं बोलूँगा टॉप करना है, बच्चे कुछ टॉप करने के चक्कर में मतलब ये मानिए आप फिर मेंस में ही लगे रहते हैं, लास्ट एंड तक मेंस के लिए लगे रहते हैं और प्रीलिम्स निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी पोटेंशियल कैंडिडेट जो कि मेंस में बहुत ही अच्छा कर सकते थे, बहुत एक्सेल कर सकते थे, वो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाए। इसका रीज़न ये नहीं है उन पे नॉलेज नहीं है या वो टैलेंटेड नहीं है या उनमें स्किल्स की कमी है। बस ये है कि उन्होंने लास्ट टाइम पे जो लास्ट मोमेंट है, या उसको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या कुछ भी बोलो, आप खुद रियलाइज़ करो ये चीज़। आपने उस चीज़ को नेगलेक्ट किया, बोला मुझे आता है ये चीज़, मुझे ये सेक्शन आती है, क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं 21 या 22 दिसंबर तक मैं मेंस के लिए लगा हुआ था। मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स तो हो जाएगा, जनरल की ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है, प्रीलिम्स हो जाएगा। और 23 को मैंने एक मॉक दिया तो मेरा स्कोर, यू वोंट बिलीव, मेरा इट वाज इन बिटवीन 30 और 40। जहाँ मेरा पहले 60+ स्कोर था, वहाँ पर वही स्कोर मेरा 30-40 आ रहा था। तो मैं आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मेरा तो प्रीलिम में ही नहीं हो रहा, मेंस तो दूर की बात है। मैंने मेंस के जो नोट्स हैं उनको पढ़ा एक साइड, मैंने कहा भाई आप जो 2-4 दिन बचे हैं उनके लिए करना है प्रीलिम्स के लिए। तो आपके साथ ये चीज़ ना हो, आप ये चीज़ मिस्टेक ना करें और आपको ये शौक ना लगे, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमारी एग्री लर्नर टीम आपके साथ है बताने के लिए आपको कैसे करना है। आप यकीन मानिए, ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए और कहाँ पर प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन पे हमें पूछिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो 5th पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स की तैयारी इतनी बेटर करनी है, इतनी अच्छी करनी है कि मेंस के लिए जो रिमेनिंग जो प्रीलिम्स के रिजल्ट और एग्ज़ाम, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके बीच में जो गैप है वो आपका वेस्ट ना जाने पाए। आपका तो मेंस के लिए एक रात इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर तो आप 7-8 रातें ख़त्म कर देते हो एकदम सोच के होगा नहीं होगा, और फिर हो जाता है, फिर आधे तो खुशी में पागल हो जाते हैं। अरे पागल नहीं होना है, पेशेंस रखो, बी काम। जब तक फाइनल अलॉटमेंट ना हो बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो इसीलिए इसी के साथ हमारा 5th पॉइंट का मतलब, इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये है, प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और हमें वो 7 डेज सेव करना है। तो हमारा मेनली फोकस कहाँ है, टाइम सेविंग में। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड है और कोर्स वास्ट है। जो आप मेरे से पूछ रहे होंगे पहले कि इतना वास्ट कोर्स कैसे पूरा होगा, ऐसे ही तो पूरा होगा, समय बचाना है आपको। और इस बार मैं देख रहा था, अगर टाइमली अगर होता है टेंटेटिव डेट अगर मैं देखूँ तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको 1 मंथ मिल रहा है, और 1 मंथ इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप वो 1 मंथ में अगर वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम और प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बीच का 7-8 दिन देखो ना, वो बहुत क्रूशियल है। अगर आप उसमें उस टाइम को बचा लो तो आपके पास 1 मंथ है, और अगर आप उसको नहीं बचा पाओ तो आपके पास 20-21 दिन है। तो ये सब आपके हाथ में है, आप टाइम को सेव करना चाहते हो या आप उसको बर्बाद करना चाहते हो। दोस्तों फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड एवरीथिंग, लाइक
फर्स्ट हमने जो मेन पॉइंट हमने देखा कि हमें वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, मीन्स एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमें सारे के सारे कवर करने हैं, ठीक है। दूसरा, हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है, मीन्स प्रोडक्टिव काम करना है, ये नहीं कि रिपीटेड चीज़ों को या इरेलेवेंट सोर्सेज में जाके घुस के हमें अपने टाइम को वेस्ट करना है। तो मेरा मेन फोकस टाइम सेविंग पे रहेगा, क्योंकि अगर आप टाइम सेव करोगे तभी आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर पाओगे और अच्छी चीज़ें और नई चीज़ों को जानने के लिए। और वही जो उन नई चीज़ों से जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे वही तो आपके रैंक को डिसाइड करेंगे, है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो हर कोई कर लेगा। मैंने आपको पहले बोला था ना कि आपकी अगर बेसिक नॉलेज है तो आप 40 में से 30 क्वेश्चन कर लोगे, 60 में से आप 30 क्वेश्चन कर लोगे, 30 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन 30 के बाद 31 या 32, 33, 34, 35, 36 इतना ये जो गैप है इसको आपको कवर करने के लिए आप फिर नेगेटिव कर बैठोगे। एक क्वेश्चन को सही बनाओगे, 4 गलत कर बैठोगे। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बेसिक नॉलेज तो ठीक है ना, लेकिन हमारा थोड़ा सा कमांड एलीड एक्टिविटीज़ में, यानी कि थोड़ा सा कुछ अगर इवेंट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, देखो यहीं से तो हमें स्कोर लेना है, हमें मार्क्स चुराने हैं। कहाँ से हम लोग उसको कर सकते हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके। एक जो टॉपर है उसमें और एक मीडियोकर में हमें अंतर क्या है? हमें ये अंतर है कि हम लोग जनरल पढ़ते हैं, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ऐसा जो उन्हें आता है, हमें नहीं आता, इसीलिए तो वो अच्छा बेटर स्कोर कर पाते हैं। ये नहीं कि वो जन्म से ही बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा नहीं है, उनके एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के पहले नोट्स बनाता था, तो मैं इंडिविजुअल वेबसाइट में जाके चेक करता था कि ये चीज़ है, रिलेवेंट सोर्स से है, ऑथेंटिक है, हाँ ये है। फिर मैंने देखा एग्री लर्नर टीम आपको हर एक डे का, पर डे का आपको जो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में कुछ भी अगर करंट कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो वो डेली के आपको करंट न्यूज़ दे रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना वहाँ इंडिविजुअल वेबसाइट में जाके इतना प्रीसियस टाइम को वेस्ट करके, क्यों ना, जब मुझे वो लोग सब कुछ फ्री में ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया और सबके सब वहाँ से डेली के नोट्स बनाए। तो जब मुझे लगा है डेली के नोट्स बनाने में मैं कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, इट्स ओके, आप वीकली बनाओ, मंथली बनाओ, लेकिन नोट्स बनाओ, अपनी नोट्स मेकिंग हैबिट रखो। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको, लास्ट मोमेंट में दिक्कत होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमें अपना सारा का सारा कोर्स एकदम कंपाइल चाहिए। अब सारा का सारा कोर्स कंबाइंड तब होगा, कंपाइल तब कर पाओगे, उसको कवर अप तब कर पाओगे जब वो आपके सामने होगी। अब 1 ही घंटे का टाइम है और उसमें आपको 50 वेबसाइट्स सर्च करनी है, उसको रिटेन करना है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सब कुछ। तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा, आपको बस उसी को रिवाइज करना है। तो इसीलिए प्लीज़ आप सेल्फ नोट्स बनाइए और आई विल रिकमेंड यू एटलीस्ट ये एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के लिए आप एग्री लर्नर टीम का जो ऐप है, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, और क्या लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग। तो आप वहाँ जाइए, अपना प्रीशियस टाइम बचाइए, और वो जो टाइम जो आप बचा रहे हो उसको किसी और ऐसी सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपका वीक है। इसी सेशन को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम सभी एग्री लर्नर की पूरी टीम आपके लिए और नई वीडियोज़ लाएंगी। आपका सपोर्ट अगर मिलते रहा, हम लोग इंडिविजुअल पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए वीडियोस लेक्चर्स लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देने हैं। तो आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। आप हमें बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताइए जो आप फेस कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने फेस की अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। अगर आपको लगा कि मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ या ये चीज़ कैसे रिजॉल्व हो या मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा है, आप बताइए, हमें आपको बताएंगे कि कैसे सेट करना है। आप अपना डेली रूटीन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सेट करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप डेली रूटीन बताइए, हम आपको बताएंगे कैसे मैनेज करना है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ना है, साथ साथ में आपको सारे के सारे एग्रीकल्चर एंड एलिड सब्जेक्ट्स के जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर भी करना है। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and we will be continuing this video in our upcoming next session. Okay, thank you so much.